Contingent liability, it means what? That kind of liability arises it in future, depends upon happening or non-happening something at a certain events is called as contingent. मतलब फ्यूचर में कुछ होना या ना होना उसके ऊपर क्या होता है, ये लायबिलिटी डिपेंड होती है। जैसे कि वर्कर मेक्स अ क्लेम फॉर कंपेंसेशन 5,000 अगेंस्ट द बिजनेस एंड द डिसीजन इज पेंडिंग इन द कोर्ट। वर्कर ने कंपेंसेशन मिलने के लिए कोर्ट में याचिका दर्ज की थी, उसका डिसीजन पेंडिंग था, बट इट मे बी फ्यूचर लायबिलिटी फॉर बिजनेस ऑन हैपनिंग एन इवेंट। अगर वो कोर्ट वर्कर के साइड में जाता है तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बन जाएगा, तो फ्यूचर में तो पे करना है भैया उनको वहां पे। अगर वो कोर्ट का रिजल्ट अगर वर्कर के फेवर में लग जाता है तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी बन जाता है, बट अभी तो फिलहाल के लिए वो डिसीजन पेंडिंग है। इट डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग सर्टेन इवेंट, कुछ घटित होना या ना घटित होना उसके ऊपर निर्भर है वो, तो उसे कहते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। अब इसमें कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कुछ कन्वेंशन से प्रिंसिपल से वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे अकाउंटिंग मीन्स कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन टू वेरियस पार्टीज इंटरेस्टेड मतलब कौन होता है? दोज हु आर showing interest to know about the company. So who are the showing interest to know about the company? First of all, investors, जो बिजनेस में पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो पहले सबसे पहले बिजनेस के बारे में मालूमात लेने के लिए प्रयास करेंगे या तो फिर सोचेंगे, या तो फिर बैंकर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं। तो ये सब लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट रहते हैं कि कंपनी की पोजीशन कैसी है वो जानने के लिए। अब इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, इसी कुछ इम्पोर्टेंस है वो देख लेते हैं। यह पहला बिजनेस एंटिटी। This concept implies that a business unit is separate and distinct from the owner or owners. Business जो transaction है separate है, distinct है from the owner and owners. That is the person who supply capital to it. Based on the concept, accounts are prepared from the point of view the business. जो हम अकाउंट मेंटेन करते हैं ना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस अकाउंट मेंटेन करते हैं, एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। हम जो अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन करते हैं, ना ही ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। द बिजनेस इज लायबल टू द ओनर फॉर द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। बिजनेस जो होता है ओनर को क्या होता है, लायबिलिटी पे करना होता है। किसको? ओनर को, क्योंकि ओनर कौन होता है, इन्वेस्टर होता है कंपनी में, बराबर है। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था बेटा कि आरआईसी कंपनी का ओनर कौन है, संदीप सर है। संदीप सर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे इस कंपनी में तो आरआईसी कंपनी को संदीप सर को फ्यूचर में पैसे वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि जो हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं ना वो ओनली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना ही संदीप सर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। हमें जो कुछ भी सोचना है ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है बेटा। देन according to this concept, business transactions are recorded in the books of accounts. Only business transactions are recorded in the books of accounts. Personal transactions of the owners are not recorded. आरआईसी का बिजनेस क्या है भैया, वहां पे मान लेते एग्जांपल के लिए आरआईसी का प्रोफेशन है यहाँ पे स्टूडेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर देना, ट्यूशन फीस लेना, बराबर है, ट्यूशन फीस। अभी क्लासेस के लिए जो जो एक्सपेंसेस लगेंगे वो बिजनेस में हम रिकॉर्ड करेंगे। बट अगर यहाँ पे संदीप सर जो उनके ओनर है आरआईसी के, अगर वो घूमने के लिए पिकनिक के लिए भाई साहब ये अमेरिका चले गए, यूएसए चले गए, तो ये उनका पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया। तो ये पर्सनल एक्सपेंसेस हम इस आरआईसी में रिकॉर्ड थोड़े ना करेंगे भाई, आरआईसी से रिलेटेड। जैसे कि आरआईसी को क्या लगा, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए खर्चा लगा, रेंट का खर्चा लगा,
लाइट बिल का खर्चा लगा, स्टाफ का खर्चा लगा, तो ये अलग अलग जो एक्सपेंसेस होते हैं ना बेटा, so that will be recorded in the books of accounts. जो ये पर्सनल होते हैं ओनर के, वो एक्सपेंसेस यहाँ पे इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। देन मनी मेजरमेंट, this concept implies that only those transactions which can be expressed in terms of money, जो ट्रांजैक्शन हम मनी में मेजर कर सकते हैं, वही ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। सिंस मनी सर्व एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजैक्शन, मनी क्या होता है, दैट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक मनी मतलब क्या होता है, मीडियम होता है, वहां पे हम पैसे देते हैं, उसके बदले में हम गुड्स लेके आते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, वो इंटरमीडिएटर बन गया वहां पे पैसा। Then cost concept, an asset is recorded in the books of account on the basis of historical cost basis. हम अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। हिस्टोरिकल मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन होने के बाद उसको रिकॉर्ड कर देना, दैट इज द एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन मतलब होता है बेटा परचेस कर देना। Cost of acquisition will be base for all further accounting. It does not mean that the asset will always be shown at a cost. It is recorded at the time of its purchase, but is systematically reduced in the books of charging of depreciation. अब depreciation मतलब क्या होता है ना बेटा, यहाँ पे रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। अगर हम कौन सी प्रॉपर्टी अगर यूज करते हैं बार बार, तो उसका क्या होता है, वहां पे रिडक्शन होता है। जैसे बिल्डिंग होती है, मशीनरी होती है, फोर व्हीलर होती है, हम जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना क्या जल्दी क्या होती है, वो खराब होती है, राइट। तो उससे कहते हैं डेप्रिसिएशन कहते हैं। मान लो हमने अगर फर्नीचर परचेस किया है 3 लाख का, एंड सेम कॉस्ट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ओके ठीक है। इन द केस ऑफ मार्केट वैल्यू गोज 1 लाख और 1,50,000, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड। हमने आज परचेस किया है फर्नीचर 3 लाख रुपीज में, 15 दिन के बाद वो फर्नीचर की कीमत हो गई 1,50,000। तो इसका मतलब हमारे बुक्स में हम कौन सा रिकॉर्ड करेंगे, जो हमने परचेस किया है वही रिकॉर्ड करेंगे ना। 1,50,000 हमने पे नहीं किया ना, हमने 3 लाख पे किए, तो वही रिकॉर्ड करेंगे हम वहां पे, ठीक है। देन कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, एनी पॉलिसी अडॉप्ट फॉर अकाउंटिंग शुड बी कंटिन्यूस और कंसिस्टेंट थ्रू आउट द बिजनेस। कौन सी भी कंपनी क्या होना चाहिए वहां पे, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करती है वो कंटिन्यूसली सेम फॉलो करनी चाहिए। दे कैन नॉट चेंज देयर सिस्टम एवरी ईयर, लाइक दैट। जो कंपनी अडॉप्ट फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब मान लो कोई कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए वहां पे स्ट्रेट लाइन मेथड या तो फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड अगर यूज करती है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, तो उनको वही मेथड फॉलो करना चाहिए। अगर बीच में अगर कुछ मेथड चेंज करते तो वहां पे हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता नहीं चलती एक्चुअल कितनी है कैसी है। देन कंजर्वेटिज्म, while recording the business transaction we have to anticipate no profit but provide for all the possible losses. Every businessman try to reduce losses. If profit is not getting, then losses should not be happen in the business. So that kind of thing is having of the businessman. हर कोई बिजनेसमैन ये चाहेगा कि भले ही प्रॉफिट ना हो फिलहाल के लिए, बट लॉसेस भी तो नहीं होने चाहिए ना। It encourages the certain secret reserves by making excess provision on prevent losses. जो कुछ भी इनकम होता है वो साइड में रखता है वहां पे, कुछ फ्यूचर में कुछ डिजास्टर क्रिएट ना हो जाए इसलिए, राइट। देन गोइंग कंसर्न मतलब ये होता है कि बेटा अकाउंटिंग ये होता है ना, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जब तक बिजनेस चलता रहेगा तब तक हम अकाउंट मेंटेन करते हैं। जिस दिन बिजनेस बंद उस दिन अकाउंटिंग बंद, जिस दिन कंपनी बंद उस दिन अकाउंटिंग बंद।
Then realization. Income is recorded only when it is realized. Realized मतलब रिलीज करना, बेचना. Either it is received or earned. मतलब वो इनकम अभी तक मिला है या तो फिर मिलने वाला है. Revenues are recorded only when sale are affected or services are rendered, etc. अब यहाँ पे देखो रियलाइजेशन मतलब क्या होता है. A company gets an order for sale of goods rupees 1 lakh in May 2017. इनको May 17 में है ना ऑर्डर मिला है 1 लाख रुपीज गुड्स का. गुड्स ऑफ 60,000 आर सोल्ड, उसमें से 60,000 सोल्ड किए हैं एंड डिलीवर्ड इन जून 2017. कैश रिसीव्ड फॉर रुपीज 60,000 इन सितंबर. एज पर द प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन सेल इज टू बी रिकॉर्डेड इन जून 2017. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, जितने हमने रिकॉर्ड सेल किए उतने हमें यहाँ पे पैसे मिले, तो उतना हमें अर्न हो चुका है वहां पे. एक्रूअल मतलब क्या होता है? एक्रूअल का मतलब ये होता है कि जो हमें इनकम मिलने वाला होता है फ्यूचर में. इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट एक्रूज अर्न्ड एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे एक्रूज, मतलब बिकम पेएबल, नॉट एट पेड. पेएबल मतलब क्या होता है ना बेटा कि फ्यूचर में हमें देना होता है. All expenses and revenues related to the accounting period are to be considered irrespective of the fact of the revenues are received in cash or expenses paid in cash or not. कुछ expenses ऐसे होते, कुछ revenues ऐसे होते कि हमें मिलने वाले थे लेकिन अभी तक मिले नहीं है, मिलने वाले हैं बट अभी तक मिले नहीं है. वो कैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे. एग्जाम्पल देखो यहाँ पे. A company invested rupees 1 lakh with the bank for one year. Bank has to pay interest 10% per annum on its maturity of 30th September 2016. अभी हमने बैंक में जमा किए हैं 1 लाख रुपीज. कब किए हैं? 1 अक्टूबर 2015 में. अभी हमें इंटरेस्ट कब मिलने वाला है? 30 सितंबर 2016 में मिलने वाला है. अभी तक मिला है क्या? Not yet received, but it will be receivable in future. हमें नेक्स्ट ईयर में मिलने वाला है वो डिविडेंड, बट अभी तो नहीं मिला है ना, तो उससे कहते हैं एक्रूअल कहते हैं. Now what is the dual aspect? Every transaction having two aspect, debit और क्रेडिट. दो इफेक्ट होते हैं यहाँ पे. जैसे कि यहाँ पे क्या, एक्सेस स्टार्ट बिजनेस विद कैश रुपीज 5 लाख. मतलब क्या होता है यहाँ पे, दो साइड रहेंगे. यहाँ पे कैश अकाउंट रहेगा और कैपिटल अकाउंट रहेगा यहाँ पे भैया. तो मतलब डुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है, सिंपल यहाँ पे टर्म होता है यहाँ पे उसका, एवरी ट्रांजैक्शन हैविंग टू इफेक्ट, डेबिट और क्रेडिट. ये दोनों में से एक हो, दोनों भी होगा वहां पे. एक डेबिट में चला जाएगा नहीं तो फिर क्रेडिट में चला जाएगा, एक क्रेडिट में चला जाएगा नहीं तो फिर एक डेबिट में चला जाएगा. तो उसे कहते हैं डुअल एस्पेक्ट कहते हैं. नाउ व्हाट इज द डिस्क्लोजर? The accounts must be disclose all material informations. Every businessman and accountant, they must disclose all the important information related to the company, which is having actual. It should not be factual kind of. वो actual होना चाहिए वहाँ पे, manipulated नहीं होनी चाहिए वहाँ पे. And then materiality. According to the convention, financial statement should disclose all the material items which might influence the decisions of the users of financial statement. Hence, any item which is not significant and is not relevant to the users need not be disclosed in the financial statement. जो important नहीं है उसको हमें शो नहीं करना है स्टेटमेंट में. जितना इंपॉर्टेंट है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उतना ही रिकॉर्ड करना है और उतना ही शो करना है, उतना ही डिस्क्लोज करना है. तो उसे कहते हैं मटेरियलिटी कहते हैं. देन मैचिंग कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, revenue during accounting period are matched with expenses incurred during that period. मतलब ये मैच होने चाहिए, रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंसेस या तो फिर एक्सपेंसेस इज इक्वल टू रेवेन्यू. मैचिंग कॉन्सेप्ट होनी चाहिए वहां पे. ठीक है. देन अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, ये बेटा लोग ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है.
अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से खाली हेड से याद रखना है आपको कि मतलब कौन सा स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस कि हमें कैसे मेंटेन करना है, क्या मेंटेन करना है। पहला यहाँ पे डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1। ये क्या कहता है यहाँ पे, दिस पॉलिसी इज फॉलोड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमें शो करती है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसा करना चाहिए, ये हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 कहता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज नंबर 1। इसमें क्या दिया हुआ है कि प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है आपको यहाँ पे। सेकंड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। According to the standard, inventories in general should be valued at lower historical cost. ये इन्वेंटरी से रिलेटेड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड। थर्ड जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट दिस स्टेट स्टैंडर्ड इट शोज हाउ टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हमें शो करता है यहाँ पे। इसके बारे में हमें रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है यहाँ पे। नंबर 6, depreciation, how to calculate a depreciation in a systematic manner on fixed asset, ये हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 सिखाता है यहाँ पे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 क्या है, R&D डिपार्टमेंट, मतलब क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर हमें कैसे खर्चा करना चाहिए, कैसे चार्ज करना चाहिए हमें, ये हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 बताता है यहाँ पे। देन नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 revenue recognition for companies. It deals with the basis required for recognition of revenue items in profit and loss account. It lays down conditions to recognize revenue that arises from the various transactions of enterprises. ये हमें revenue के बारे में transactions कैसे record करने ये show करता है। Accounting standard 10 क्या कहते हैं भैया, हमें ये fixed assets से related है यहाँ पे। How to maintain fixed assets according to the accounting standard 10, ये हमें show करता है। And accounting for government grants. According to this standard, government grants should be recognized when there is an assurance that the enterprises will comply with the conditions attached to them. और ये जो स्टैंडर्ड होता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है और ये टैक्सेस से रिलेटेड होता है। So basically these are having only 10 accounting standards for your syllabus. इसके 45 स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है अप्रोक्सीमेटली। और एक एक स्टैंडर्ड के लिए कम से कम एक एक चैप्टर होता है, आपके लिए खाली पॉइंट्स दिए यहाँ पे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 उसका एक चैप्टर है सीए के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 उसका एक चैप्टर है सीए के लिए। आपके लिए खाली हेडिंग्स दिए है जो खाली इंपॉर्टेंट है उतना याद रखने के लिए। ठीक है, समझ में आया बेटा, समझ में आया आपको? यस सर।